गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक क्लास 6 का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण, एनिमल्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी प्राणियों में पोषण। अब देखो, इनको पार्ट के अंदर 4 मेन टॉपिक है। सबसे पहला व्हाट इज पोषण न्यूट्रिशन, यानी पोषण किसे कहते हैं, अमीबा में पाचन किस प्रकार का कैसा होता है, शाकाहारी जंतुओं के अंदर पाचन कैसा होता है और मानव में पाचन कैसा होता है। ये 3 चीज़ें एक और स्वास्थ्य संबंधी आदतें, यानी हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, स्वस्थ जगह पे खाना खाना चाहिए, वो तो आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में जरूरी नॉलेज रखना है। अब देखो, पोषण की परिभाषा, अमीबा और शाकाहारी, ये 3 टॉपिक मैं करवा दूंगा। और ये मानव में पाचन यानी पार्ट 6 यानी 6 पार्ट के अंदर मैंने पिछली कक्षाओं के अंदर वीडियो मैंने बना दिया है। उससे अपन देख के आप यूट्यूब चैनल, अपने अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जाकर वो अपने मानव में पाचन तंत्र या ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के अंदर टॉपिक दे रखा है, वो मानव में पाचन, आहार नाल, अंगों के नाम, ग्रंथियाँ वगैरह वो मैंने सारे समझा दी। तो आज अपन पोषण, प्राणियों में पोषण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला तो है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं पोषण की परिभाषा। तो देखो, ऐसे प्राणियों में भोजन की, ऐसे प्राणियों में शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण न्यूट्रिशन। ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब देखो, ऐसे प्राणियों में शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण न्यूट्रिशन कहलाती है। देखो, पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक जंतु प्राणियों के अंदर देखो, जंतुओं के पोषण और पादपों के पोषण। देखो, पादप हमेशा स्वपोषी होते हैं, यानी वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। सूर्य की उपस्थिति के कारण पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु या प्राणी प्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों से, पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो समझ में आ गया पोषण। अब देखो, सिंपल सा है, पोषण की परिभाषा ही दे रखी है और मैंने थोड़ा डिटेल से अभी समझा दिया कि प्राणियों और पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार का पोषण होता है। जैसे प्राणियों के अंदर, अमीबा के अंदर अलग प्रकार का होता है, जबकि शाकाहारी जंतुओं के अलग प्रकार का होता है, जबकि मानव के अंदर अलग प्रकार का पाचन होता है। तो अपन इसके एक के बारे में पढ़ते हैं। तो वापस हेडिंग डालते हैं, अमीबा में पाचन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में पाचन हेडिंग है अपना, अमीबा में पाचन या संवरण। समझ में आ गया? अमीबा में पाचन। देखो, अमीबा के अंदर अपन ऐसे लिखते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जलीय जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है जो कहाँ पाया जाता है? जलाशयों में पाया जाता है। तो दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, अमीबा एक कोशिका झिल्ली से घिरा रहता। समझ में आ गया? फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा अमीबा के बारे में कि अमीबा में
अमीबा में सघन गोल केंद्रक व कोशिका द्रव। इसमें कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य, इसको कोष्टक में लिख देता हूं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में थैलीनुमा संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। यानी थैलीनुमा संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। समझ में हो गया? हालांकि मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल से। फिर चौथा पॉइंट अपना हो जाएगा, अमीबा अपना आकार व आकृति, आकार व स्थिति निरंतर बदलता रहता। देखो अमीबा में पाचन कैसे होता है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक, अमीबा एक कोशिकीय जलाशयों में पाया जाने वाला जीव है। अमीबा एक कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। अमीबा में सघन गोल केंद्रक व कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में थैलीनुमा संकुचनशील रसधानियां पाई जाती है। अमीबा अपना आकार व स्थिति निरंतर रखता है। जैसे ये मार्कर है, इसकी आकृति व स्थिति एक समान है, यानी कि निरंतर बदलती नहीं। लेकिन अमीबा अपना आकार यानी अपने शरीर का आकार निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए इसमें पाचन की विधि सबसे अलग है। फिर इसमें एक अंगुली समान अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, जिसे पादाप बोला जाता है। वो पादाप चलने, गति करने व भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, पादाप से किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा पांचवा पॉइंट, है अमीबा में अंगुली के समान अनेक पर्वत पाए जाते हैं। उन पर्वतों को क्या कहते हैं? उसे पादाप कहते हैं। पादाप का क्या कार्य है? शरीर की गति व भोजन को पकड़ने में सहयोग। पादाप अमीबा की गति व भोजन पकड़ने में सहायक होते। समझ में आ गया? अमीबा में अंगुली के समान अनेक प्रकार के या अनेक पर्वत पाए जाते हैं, जिसे पादाप कहते हैं। ये पादाप का कार्य होता है अमीबा की गति करने व भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। अब देखो मेन बात ये, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, अमीबा के अंदर दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर लेना, एक्सो का एग्जिट एंड बाहर, एक्सो का मतलब बाहर लेना। जब देखो खाद्य पदार्थ खाद्यान्न के अंदर फंस जाते हैं, उसको तो बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब खाद्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो ये दोनों प्रतिक्रियाएं अपन अभी पढ़ते हैं, तो जब तक आप नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आगे वाला पॉइंट हो जाएगा सातवां, अमीबा भोजन में सूक्ष्म जीवों को
ग्रहण करते तथा भोजन का आभास होने पर खाद्य कणों को पादाप द्वारा निगल देते हैं, जिसे भोजन खाद्य कण या खाद्य पदार्थ खाद्य दानों में फंस जाते हैं, पकड़ लेते, जकड़ लेते, फंस जाते हैं, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण। समझ में आ गया? अमीबा भोजन में सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है तथा भोजन का आभास होने पर खाद्य पदार्थों को पदार्थ द्वारा निगल लेता है, जिसे भोजन खाद्य पदार्थ खाद्यदानी के अंदर फंस जाते हैं। उस प्रतिक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर इसका उल्टा हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। 8वां पॉइंट है अमीबा भोजन में पाचक रस स्रावित करते हैं तथा भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। ये अवशोषण अमीबा में गुणन व रख रखाव का समझ में आ गया? अमीबा भोजन में पाचक रस स्रावित करते हैं, फिर इनका भोजन का अवशोषण करते हैं। ये अवशोषण अमीबा का गुणन एवं रख रखाव करते हैं। फिर देखो शेष बचा भोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। शेष अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस आगे दोनों प्रतिक्रिया यानी अमीबा भोजन में सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है तथा भोजन का आभास होने पर खाद्य कणों को पादाप द्वारा निगल देता है, जिससे भोजन खाद्य पदार्थ खाद्यदानी में फंस जाते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस करते हैं। और अमीबा भोजन में पाचक रस स्रावित करते हैं तथा ये भोजन का अवशोषण कर देते हैं। अवशोषण अमीबा का गुणन और रख रखाव में सहायता करते हैं। शेष बचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये दोनों हो गए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, अंतर्ग्रहण और बहिर्ग्रहण। समझ में आ गया? फिर अपन ये नोट कर लो। फिर अमीबा का डायग्राम चित्र बता देता हूँ मैं, कैसे अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है और बहिर्ग्रहण यानी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। चलते हैं नेक्स्ट, अपना लास्ट अमीबा के अंदर चित्र बता देता हूँ।
अमीबा की आकृति नियंत्रित बदलती रहती है। अब देखिए, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल वॉल। कोशिका झिल्ली, सेल वॉल। ये हो गया इसमें केंद्रक। फिर यहां से ये कोई बैक्टीरिया अंतर्ग्रहण करता है, यानी अंदर ही खाद्य धान्य प्रवेश करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर ये आकृति बदल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रक, केंद्र। फिर कोशिका झिल्ली हो गई, केंद्रक हो गया। ये आपको अभी मैंने समझाया था, समझ में आ गया कि एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। समझ में आ गया, यानी कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, एक सघन केंद्रक, मूल केंद्रक पाए जाते हैं। फिर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, यानी कि एक्सोसाइटोसिस, यानी कि बैक्टीरिया को एक्सोसाइटोसिस यहाँ इसके खाद्य दानी में प्रवेश करेगा। फिर ये अपनी आकृति, यहाँ से आकृति को चेंज करके इसको अंदर ले लेगा। फिर खाद्य दानी का पाचन कर लेगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा। ये प्रक्रिया किसके अंदर होती है, अमीबा के। बाकी वाले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।